सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग व्याकरण निकुंज पाठ 2 वर्ण विचार इस पाठ को पढ़ेंगे। वर्ण विचार, वर्ण के अंतर्गत स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों आते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम स्वर तथा व्यंजन वर्णों की चर्चा करेंगे। आप सभी को ये ज्ञात है कि हम अपने भावों को या विचारों को जब दूसरों के समक्ष रखते हैं या दूसरे के विचारों को जब हम सुनते हैं तो उसके लिए हम भाषा का माध्यम लेते हैं और भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है तथा लिपि को लिखने के लिए हम वर्ण का सहारा लेते हैं। तो भाषा का संबंध लिपि से है, लिपि का संबंध वर्ण से है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसका ये वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं पानी, पा जोड़ आ जोड़ ना जोड़ ई। जब हम पानी का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, लेकिन आगे इसका हम और खंड नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी की वर्णमाला अर्थात वर्णों को जब हम क्रमबद्ध क्रम के अनुसार सजा कर रखते हैं तो वर्णमाला कहलाती है। अब मानक हिंदी की वर्णमाला, मानक हिंदी के वर्णमाला का उदाहरण हो गए स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अनुस्वार, अंग। अनुस्वार वैसे शब्द होते हैं। अनुस्वार का उदाहरण हम इस तरह के शब्द ले सकते हैं जिन शब्दों के ऊपर बिंदी लगी हुई रहती है। जैसे हो गया अंगूर। अनुनासिक, अनुनासिक शब्द, अनुनासिक का उदाहरण हो गया जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी लगी हुई रहती है। जैसे हो गया चांद। विसर्ग, विसर्ग के उदाहरण ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के बीच में 2 बिंदी लगी हुई रहती है। जैसे हो गया दुख, प्रातःकाल आदि। अब व्यंजन, व्यंजन को भी कई वर्गों में रखा गया है। जैसे क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण, ड, ढ। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन के उदाहरण है तालविश, मूर्धनिश, दांतिश, ह। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। आगत स्वर व्यंजन के उदाहरण है आ के ऊपर आगत ध्वनि ज, फ। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है अर्थात जिनके बोलने में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ये कुल 11 हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब स्वर के भेद, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये कुल 4 होते हैं अ, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से दुगने समय में किया जाता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल 7 होते हैं आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारते समय या अधिकतर संस्कृत में किया जाता है, जैसे ओम। जब आप ह्रस्व स्वर के उदाहरणों को, दीर्घ स्वर के उदाहरणों को तथा प्लुत स्वर के उदाहरणों का उच्चारण करेंगे तो आपको स्वयं ये ज्ञात हो जाएगा कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में कितना समय, उच्चारण करने में कितना समय लगता है तथा इसमें क्या अंतर है। स्वरों की मात्राएं, जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो
तब स्वर का जो चिन्ह व्यंजन के साथ लगाते हैं उसे ही हम मात्रा कहते हैं। इस प्रकार मात्रा स्वर का वो रूप है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है। जैसे हम लिखेंगे काम, तो काम में आ की मात्रा अर्थात एक लकीर खींचेंगे म तब हो जाएगा काम। तो क व्यंजन के बाद हमने स्वर चिन्ह आ का प्रयोग किया। अब स्वरों की मात्रा इस प्रकार है। अ, इसके उदाहरण हो गए घर, बस, नल। आ की मात्रा इस प्रकार होती है बच्चा। इसका उदाहरण हो गया मामा, पापा। छोटी का उदाहरण हो गया दिल, सिल। बड़ी का उदाहरण हो गया नीली, पीली। छोटा ऊ का उदाहरण हो गया कुल, पुल। बड़ा ऊ का उदाहरण हो गया कुल, फूल। री का उदाहरण हो गया कृषक, कृपा। ए का उदाहरण हो गया मेल, ठेला। आई का उदाहरण हो गया पैसा, थैला। ओ का उदाहरण हो गया मोल, गोल। औ का उदाहरण हो गया औरत, दौलत, चौराहा। आ के ऊपर आगत ध्वनि, इसका उदाहरण हो गया बाल, डॉक्टर। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। हिंदी के सभी व्यंजन में अस्वर होता है। यदि हमें अ रहित व्यंजन लिखना हो तो उसके नीचे पाई के साथ तिरछी लाइन, जिसे हलंत कहा जाता है, लगा देते हैं, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे कि देखो हम किसी भी शब्द का उच्चारण से कमल, का, मा, ला, देखो वर्णों के अंत में अ शब्द आ रहा है। जब हम स्वर को हटाकर जब किसी शब्द को लिखेंगे तो उन्हें हमें हलंत, तब उसमें हलंत का प्रयोग करना होगा। इसका प्रयोग हम अधिकतर वर्ण विच्छेद के समय करते हैं। जैसे कि हम कमल लिखेंगे, क के नीचे हलंत, जोड़ अ, जोड़ म के नीचे हलंत, जोड़ आ, जोड़ ल के नीचे हलंत, जोड़ आ, तब होगा हमारा कमल। अयोग्य वाहन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य ध्वनियाँ वर्ण भी है, अंग, आह। ये दोनों स्वर के बाद लिखे जाते हैं। इस प्रकार ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के। इन्हें अयोग्य वाह कहते हैं, अर्थात अंग और आ ये अयोग्य वाह के अंतर्गत आते हैं। का नंबर अनुस्वार, इसका उच्चारण स्वर के बाद होता है तथा ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे कि आप शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा, अंगूर, गंगा, चंचल, पंडित। जब हम अनुस्वार वाले शब्दों का उच्चारण कर रहे तो हमें ध्वनि नाक से निकल रही है। खा नंबर अनुनासिक, जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अर्थात अनुनासिक शब्दों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है। जैसे चांद, गांव, सांप। जब अब इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो हमें आपको ज्ञात होगा। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, पुनः, अतः। देखो जब हम प्रातः, पुनः, अतः शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो ह शब्द का भी अंत में उच्चारण हो रहा है, जैसे प्रातः, पुनः, अतः आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अब देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुस्वार और अनुनासिक में बहुत अंतर है। अनुस्वार अन्य स्वरों और व्यंजनों के समान ही एक स्वतंत्र ध्वनि है, किंतु अनुनासिक की ध्वनि स्वतंत्र नहीं है। अनुस्वार के उच्चारण में सांस केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से एक साथ निकलती है। अनुनासिक धीमी ध्वनि है, जबकि अनुस्वार तीव्र ध्वनि है, जैसे दंत और दांत। अनुनासिक स्वरों का गुण है, जबकि अनुनासिक स्वरों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अर्थात अंतर में ये बताया गया कि अनुस्वार स्वर स्वतंत्र है, केवल इनका उच्चारण केवल नाक के माध्यम से होता है, जबकि अनुनासिक स्वर स्वतंत्र नहीं है कि इनका उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए जब हम दंत कहेंगे, दंत तो केवल नाक से उच्चारण हो रहा, और जब हम उदाहरण के लिए दांत कहेंगे तो मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तथा जिनका उच्चारण करते समय हवा रुक कर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम बोलेंगे कमल, देखो क, म, ल। जब उच्चारण करें क के बाद आ रहा, म के बाद आ रहा, ल के बाद आ रहा। व्यंजन के
प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक के 27 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा अर्थात आपकी जीभ मुख के अलग अलग आपके मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया। इनके 5 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले व्यंजन के अनुसार है। जैसे क वर्ग, क वर्ग के ध्वनियों का उच्चारण कंठ का स्थान कंठ है। जैसे आप उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा क, ख, ग, घ, अंग। जब हम क वर्ग के वर्णों का उच्चारण कर रहे तो ध्वनि कंठ से निकल रही है। च वर्ग, इसका उच्चारण स्थान हो गया तालु। च, छ, ज, झ, ञ तालव्य। जब हम च वर्ग के ध्वनियों वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ तालु में जाकर लग रही है, इसीलिए ये तालव्य ध्वनि है। ट वर्ग मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, अण, ड, ढ। मुख की छाती यानी मुद्रा से आप जब ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपका जीभ मुद्रा पर अर्थात तालु से थोड़े ऊपर में जाकर टच होगी, छुएगी। त वर्ग दंत, ता, था, द, ध, न। जीभ को ऊपर के दांतों पर लगने से अर्थात जब हम त वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी। प वर्ग होष्ठ, होष्ठ मतलब होठ। प, फ, ब, भ, म। जब हम प वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे तो दोनों होठ आपस में एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। अंतस्थ ध्वनि, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा अर्थात जीभ पूरे तरह मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। इसका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच एक सा होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कुल 4 है: य, र, ल, व। जब आप य, र, ल, व का उच्चारण करेंगे तो आपका जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं कर रही है। आप उच्चारण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा। ऊष्म व्यंजन, इसका उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुख से रगड़ खाने के कारण ऊष्म अर्थात गर्मी पैदा होती है और हल्की सीटी की सी आवाज़ आती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य 4 है: तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ह। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा तेज गति से बाहर निकलती है और अंत में हल्की सीटी सी आवाज़ होती है। जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, उच्चारण के आधार पर अर्थात श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं: अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास अर्थात वायु हवा कम निकलती है इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ये क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग अल्प प्राण होता है। जैसे क वर्ग का प्रथम क, तीसरा हो गया ग और 5वां हो गया अंग। ये इसके उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। जैसे देखो क वर्ग का क, ग, अंग। च वर्ग का च, ज, ञ। ट वर्ग का ट, ड, अण। त वर्ग का त, द, न। प वर्ग का प, ब, न। और य वर्ग का य, र, ल, व। ये क्या हो गया, अल्प प्राण व्यंजन के उदाहरण हो गए। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है अर्थात मुख से वायु बहुत ज़्यादा निकलती है, अधिक समय भी लगता है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण है। जैसे ख और घ, यह ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ह। यहाँ जितने भी वर्णों के दूसरा तथा चौथा वर्ग लिया गया है। संयुक्त व्यंजन, अक्षत, रज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है जो 2 अधिक व्यंजनों के योग से बने होते हैं अर्थात 2 से अधिक व्यंजनों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष, अक्ष क जोड़ मूर्धन्य, इसके उदाहरण हो गए क्षमा, क्षण, कक्षा। त्र का होता है त जोड़ र, इसके उदाहरण हो गए मित्र, पुत्र, शत्रु। ज्ञ का
हो गया ज जोड़ ज्ञ, इसका उदाहरण हो गया ज्ञान, आज्ञा, ज्ञात। अक्षर का श्र, तालव्य श, जोड़ र, इसके उदाहरण श्रम, श्री, श्रमिक। अर्थात यहाँ जो अक्षर र, ज्ञ, श्र दिए हैं, इनका वर्ण विच्छेद करके दिखाया गया कि किस प्रकार ये दो वर्णों के मिलने से बने हुए थे, तथा इसके उदाहरण दिए गए। हिंदी वर्णमाला में दो आगत व्यंजन भी है, ज और फ। उर्दू फारसी से हिंदी में आए कुछ शब्द के अर्थ में अंतर करने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक है, जैसे सजा, सजा, तेज और तेज, फन और फन आदि। तो ये तो हिंदी वर्णमाला के आगत व्यंजन थे जिनका उच्चारण प्रयोग के अनुसार दिखाया गया है, जैसे उदाहरण के अनुसार बताया गया, जैसे सजा, सजा, तेज और तेज, फन और फन आदि। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चा? वर्ण क्या है, वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण। स्वर वर्ण को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उनकी परिभाषा तथा उदाहरण। व्यंजन वर्ण को व्यंजन वर्ण को उच्चारण के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में बांटा गया तथा उनका उदाहरण कौन कौन से हैं, तथा उच्चारण के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।